अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दिस इज अनदर लेक्चर फॉर 10 बोर्ड्स, लेक्चर नंबर 3 ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी जल्दी अच्छे से इसको पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा था फ्रिक्शन। लास्ट टॉपिक जो हमारा कवर हुआ था वो फ्रिक्शन कवर हुआ था। उसी के बेसिस पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो हम लोग ने देखा था कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, वो बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। उस बॉडी पे कैसा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था। और दूसरी बॉडी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती थी, उस बॉडी पे कैसा चार्ज आता था, निगेटिव चार्ज आता था, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने कुछ बातें करी थी कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मास भी मूव कर रहा है, ठीक है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वहां पर मास घट रहा है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वहां पे मास बढ़ रहा है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। अगर आप इस बात से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी का देख सकते हैं। वहां पर सारी बातें हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। आइए उसी के बेसिस पर हम कुछ बात करते हैं। यहां पर मेरे पास एक बॉडी ए है और यहां पर मेरे पास एक बॉडी बी है, और ये दोनों बॉडीज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये दोनों बॉडीज क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब बच्चों कहने का यह है कि इस बॉडी पे जितना है पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली बॉडी बी पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस कंडीशन में बॉडी का इनिशियल चार्ज, मैंने इस कंडीशन को क्या बोला, इनिशियल कंडीशन। तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आ गया इनिशियली, 0। समझ में आया, बॉडी पे इनिशियली चार्ज कितना आ गया, 0। अब मैंने क्या करा, मैंने बॉडी ए से बॉडी बी को 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे। बड़े गौर सुनना, मैंने क्या करा, मैंने बॉडी ए से बॉडी बी को 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे। अब आपको जल्दी से सोचना है कि कौन सी बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा। क्या इस बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, तो हम लोगों को फौरन सोचना है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनती है, तो बॉडी ए हो गई पॉजिटिव चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो बॉडी हो गई नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे ही बॉडी ए ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, फौरन से इसके ऊपर चार्ज आ गया +3e। और जैसे ही इस बॉडी बी ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसमें फौरन से चार्ज आ गया -3e। अब आइए इस कंडीशन को देखते हैं। तो फाइनल चार्ज जो आया वो आया 3e -3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, ठीक है। मतलब इनिशियली भी चार्ज क्या आ रहा था, 0। फाइनल भी चार्ज क्या आ रहा है, 0। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं बट स्टिल फाइनल चार्ज क्या आ रहा है, 0, ठीक है। इनिशियल चार्ज क्या आ रहा है, 0। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए, वही क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज जो है बच्चों वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ठीक है। ये बात आप दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, जिसमें आपका इजीली आप दिखा रहे हो कि चार्ज कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और मेथड आता है। अभी हम लोग ने लास्ट वीडियोस में फ्रिक्शन कवर कर चुके हैं, अब आता है कंडक्शन। तो कंडक्शन की आप लोग डेफिनेशन को देखिए, व्हेन द कंडक्टर्स आर टच्ड और केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, चार्जेस मूव, ठीक है। जब मैं दो कंडक्टर्स या ज्यादा कंडक्टर्स को एक दूसरे से टच करा दूं, ठीक है, या आपस में कांटेक्ट में रख दूं, तो चार्जेस मूव करेंगे। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज मूव करेंगे, ठीक है। चार्ज कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब सोचने वाली बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा। आ रही है बात समझ में। हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कंडक्शन हो रहा है, चार्ज मूव कर रहे होंगे, और चार्ज अगर मूव कर ही रहे हैं तो कौन सा चार्ज किधर मूव करेगा। चार्जेस बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आइए इस पे नजर डालते हैं। पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। एकदम बात को दिमाग में बैठा लीजिए, पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इज इट क्लियर टू यू। पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूं, जल्दी से सोच के बताओ मुझे कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैंने छोटे छोटे से दो एग्जांपल लिए। यहां पर इस पॉइंट की मैंने पोटेंशियल मान ली 20 वोल्ट। आई होप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस पॉइंट की पोटेंशियल मैंने मान ली 20 वोल्ट, और इस पॉइंट की पोटेंशियल मैंने मान ली 30 वोल्ट। आ रही है बात समझ में। इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या मान ली 20 वोल्ट, और इस पॉइंट की पोटेंशियल मान ली मैंने 30 वोल्ट। और यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। आपको यह सोचना है कि जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज मूव किधर करेगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो 20 वोल्ट और 30 वोल्ट में लो पोटेंशियल कौन सी है, 20 वोल्ट। तो दिस पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स 20 वोल्ट।
ध्यान रखिए, और दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल एंड द हाई पोटेंशियल इज 30 वोल्ट इन दिस कंडीशन। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया, पॉजिटिव चार्ज 20 वोल्ट की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज 30 वोल्ट की तरफ मूव करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे दी हुई है बेटा 20 वोल्ट, और यहां पर इस पॉइंट की पोटेंशियल मेरे को दी हुई है x, ठीक है, जो कि अननोन है मेरे लिए। यहां पर मेरे को पोटेंशियल दी हुई है 20 वोल्ट और यहां पर मेरे को पोटेंशियल दी हुई है x। पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है 20 वोल्ट की साइड, ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स 20 वोल्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव चार्ज अच्छा 20 वोल्ट की तरफ मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज मूव किधर करता है, टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज 20 वोल्ट की तरफ मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि x जो है वो 20 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए बच्चों, ये x जो है ये 20 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, तो आपको क्लियरली विजिबल है, ए ऑप्शन इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि x की पोटेंशियल 20 वोल्ट से ज्यादा है, तभी वो टुवर्ड्स लो पोटेंशियल मूव कर रहा है। अब ऐसे आप ऐसा सोचो कि अगर एक पॉइंट की पोटेंशियल दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल बराबर हो जाए तो क्या चार्ज मूव करेगा, तो आप सही सोच रहे हो, नहीं मूव करेगा। यानी कि चार्ज कब तक मूव कर सकते हैं, तो चार्ज तब तक मूव कर सकते हैं जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। क्या बोला मैंने, चार्ज जब तक मूव कर सकते हैं जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। 20 वोल्ट 30 वोल्ट, 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो चार्ज मूव करना बंद कर देंगे। आई होप आपको कंडक्शन मेथड क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव अनदर वे टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंडक्शन, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है बेटा। स्टेप फर्स्ट में क्या है, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि जिसके अंदर द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का ये है कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब स्टेप 2 देखते हैं। यहां पर मैंने दो बॉडीज को नेम किया है, यहाँ पे इसको न्यूट्रल बॉडी जो होती है आपकी, उसको मैंने बोला टारगेट बॉडी, और जो दूसरी बॉडी में लाया हूं चार्ज बॉडी, उसको मैंने बोला है सोर्स। तो मैं एक ऐसी बॉडी लाया जिसको मैंने क्या बोला है, सोर्स, और उस सोर्स बॉडी में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब होगा क्या, जब इसमें सोर्स बॉडी को इस टारगेट बॉडी के पास लाऊंगा, ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, जब मैं सोर्स बॉडी को इस टारगेट बॉडी के पास लाऊंगा तो देखा ये गया कि इसके जो बेसिकली इसकी जो नेगेटिव चार्ज थे वो इस वाले सोर्स बॉडी के साइड अटैच्ड हो गए, आके अट्रैक्ट हो गए, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो अपोजिट साइड वाली वॉल पे जाके चिपक गया, ठीक है। तो पॉजिटिव जो सोर्स बॉडी थी उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, सारा वॉल पर अटैच्ड हो गया, और पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट वाली वॉल पे चला गया, ठीक है। अब स्टेप 3 में मैंने क्या करा, मैंने अर्थिंग करी। क्या करी मैंने, अर्थिंग। अर्थिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि चार्ज शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करो। इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि सपोज करो इस वाली वॉल पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा और इन तमाम पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ रहा है, अर्थ से नेगेटिव चार्ज निकला, पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर क्या बना देगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो अपन लोग समझ गए कि इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से इधर चिपका रहेगा, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या करा, मैंने अर्थिंग वायर हटा दिया, तो देखा ये कि ये जो सोर्स बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसके पास नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट है। अब जैसे ही मैंने सोर्स बॉडी को हटा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज अब पूरे स्फीयर में फैल गया, और ये इस नेगेटिव चार्ज को अपन लोग बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये जो मेरे पास एक स्फीयर है, ये न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है। इसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इतने नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब इसके जितनी पॉजिटिव चार्ज की संख्या है उतनी ही नेगेटिव चार्ज की संख्या है, ठीक है। अब मैंने इस न्यूट्रल बॉडी के पास, यानी कि जिसको अपन लोग टारगेट बोल रहे हैं, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, टारगेट इसी बॉडी को बोल रहा हूं, न्यूट्रल बॉडी को, और जो दूसरी बॉडी चार्ज बॉडी ला रहा हूं उसको मैं सोर्स बोल रहा हूं। अब मैं टारगेट और सोर्स के बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो टारगेट बॉडी है इसके पास जैसे ही मैं सोर्स बॉडी को लाया तो इस टारगेट बॉडी का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन होने की वजह से इधर की वॉल पर अटैच हो गया, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी अपोजिट वॉल पर अटैच हो गया ड्यू टू रिपल्जन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस स्फीयर को, यानी कि जो हमारे पास सोर्स न्यू टारगेट था, उस टारगेट को मैंने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग करने से क्या हुआ, जितना भी इसकी पॉजिटिव चार्ज था वो सब क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब इस स्फीयर में केवल नेगेटिव चार्ज बचा,
ठीक है। और जैसे ही मैंने ये सोर्स बॉडी हटा दी वैसे ही नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैल गया और इस चार्ज को अपन लोग बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। ठीक है, इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा ताकि आपको स्टेप वाइज स्टेप क्लियर रहे। इसके बाद हम लोग चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। तीनों मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, कंडक्शन पढ़ चुके हैं, इंडक्शन पढ़ चुके हैं। ध्यान ये रखिएगा, फ्रिक्शन में दो बॉडीज को आपस में रब किया था, यानी कि फ्रिक्शन मेथड में दो बॉडीज ने आपस में टच किया था। कंडक्शन मेथड में मैंने खुल के लिखवाया था, आपको बिल्कुल अच्छे साफ साफ शब्दों में लिखवाया था कि व्हेन टू बॉडीज आर टच्ड और केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि कंडक्शन में भी दो बॉडीज आपस में टच कर रही हैं। बट इंडक्शन वाले मेथड में दो बॉडीज का आपस में टच नहीं हो रहा है, बॉडी पास जरूर आ रही है एक दूसरे के बट टच नहीं हो रही है। ठीक है, ऑलराइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी मैं कोशिश कर रहा हूं कि वही लैंग्वेज यूज करूं जो आपकी बुक्स में या अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग जो है ना बेटा वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। और जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होगा, कितना वर्क किया कितने चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां पर V क्या है बेटा, हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं। W क्या है हमारा यहाँ पर वर्क, W स्टैंड्स फॉर वर्क एंड Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। W स्टैंड्स फॉर वर्क एंड Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है इसका वोल्ट। ठीक है, यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अब एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट को डिफाइन वही कर सकता है जिसको इसके फॉर्मूला क्लियर हो और जिसको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो। इसलिए 1 वोल्ट वो क्वेश्चन पूछ के आपसे पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और उसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से दो चीजें उनकी टारगेट हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड्स के लिए। तो इसमें क्या लिखा है, इट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क to be done to move a charge of 1 coulomb from one point to another in an electric circuit। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब मैं 1 जूल वर्क करूंगा, कब, जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाऊंगा। समझ में आ रहा है, चार्ज कितना जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, 1 कूलम, कितना वर्क होगा 1 जूल, तब इस कंडीशन में पोटेंशियल क्या कहलाएगी, 1 वोल्ट। आ रही है बात समझ में, तो मतलब आपको वर्क कितना रखना है 1 जूल, चार्ज कितना रखना है 1 कूलम, तो पोटेंशियल कितनी आएगी 1 वोल्ट। कहने का मतलब इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहां लिख देता हूं, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ये लिख दिया, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या आता है, तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज वोल्टमीटर। आगे चल के अपने लोग पोटेंशियोमीटर वगैरह पढ़ते हैं बट अभी जरूरत नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। जहां पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है उन टर्मिनल्स के बीच में वोल्टमीटर को आपको कंबाइन, वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है उन पॉइंट्स के अक्रॉस आप वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो आपको रीडिंग देगा किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताएगा वोल्टमीटर। ठीक है, एमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट अपन लोगों ने पढ़ा था। तो एमीटर क्या करते थे आप लोग, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते थे और एमीटर क्या बताता था, करंट बताता था। ठीक है, सिमिलरली वोल्टमीटर आता है, वोल्टमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की, और उन दो पॉइंट्स के बीच की जिनकी हमें पोटेंशियल निकालनी है उसमें हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। यहां से एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो, वो किसका हो सकता है, वो हो सकता है वर्क का फॉर्मूला, दैट इज W इज इक्वल टू Q इंटू V। एक फॉर्मूला ये बन जाता है वर्क का, दैट इज Q इंटू V। Q यहां पे बेटा हमारा चार्ज है और V जो है हमारा यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, P डॉट D लिख दिया है मैंने। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आपको ये वाली बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। ऑलराइट, नाउ इट स्टार्ट्स ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इसमें क्या बोला है, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is directly proportional to the electric current at constant temperature. This is very much important thing. ठीक है, at constant temperature.
तो इनका कहना यह था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की गई है कंडक्टर के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। ठीक है, ओम्स लॉ का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करी है कंडक्टर के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के, जो कि आपका कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब यहां से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा और इक्वालिटी का साइन लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट क्या हो गया बेटा, आर। ये कांस्टेंट क्या हो गया, आर। और इस आर कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब रेजिस्टेंस आ गया मार्केट में, यानी कि सर्किट अपने दूर नहीं है, अब सर्किट पे भी पहुंचने वाले हम लोग। आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली मैंने ऑपरेट करा है इसको, थोड़ा फॉर्मूले के साथ खेला है। V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर हो जाएगा। और अगर मैं R को I की जगह रख दूं तो I यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, देन तो R बराबर V अपॉन आई हो जाएगा। V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ जो है बेसिकली ओमिक कंडक्टर्स का होता है, यानी कि वो कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करोगे, अगर आपको वो बोर्ड्स में रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए पूछते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो उसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो एक कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। आ रही है बात समझ में, जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है, बट इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, इस प्रॉपर्टी से जो कंडक्टर होता है वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है कौन, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज जस्ट सिमिलर टू ए स्पीड ब्रेकर ऑन अ रोड। किसी सड़क पे जो स्पीड ब्रेकर काम कर रहे होते हैं वो आपकी स्पीड के एनहांसमेंट को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं ओमेगा से। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, ग्रीक सिंबल है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे कोई मटेरियल ऐसा होता है जो कि बहुत कम हिंड्रेंस देता है, यानी कि बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। कुछ में हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मतलब बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस होती है, मतलब बहुत ज्यादा करंट का रुकावट होती है, तो उसको हम लोग इंसुलेटर्स बोल देते हैं। तो आई थिंक आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को काफी अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, उसके एग्जांपल्स आपको पता होंगे, तो उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है, क्लास 6वीं और 7वीं के बच्चों को भी पता होता है। ठीक है, ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आता है और इनफैक्ट आया हुआ है वो कुछ इस तरीके का होता है, डिफाइन ओम्स लॉ और स्टेट्स ओम्स लॉ एंड जस्टिफाई द रिलेशन। ठीक है, और ये ड्राइव द रिलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, तो इस टॉपिक को इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेना और समझ लेना, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा मतलब हर टॉपिक में बहुत फोकस कर रहा हूं, बट इस टॉपिक पे स्पेशली मैं कह रहा हूं कि इसको इंपॉर्टेंटली आप अच्छे से कर लीजिएगा। सिंपल है, किसी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा करंट के। ध्यान रखिए, जहन में बैठा लीजिए क्या कह रहा हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी कि अपने को जो एक्सप्रेशन मिलेगा इस स्टेटमेंट से वो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये कंडीशन कब की है, जब हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको आपको आना चाहिए अच्छे से समझ में। और उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगा और इक्वालिटी के साइन को लगाऊंगा तो आई हैव टू यूज अ कांस्टेंट, एंड हियर R इज दैट कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट जो ये R है इसको अपन लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है बेसिकली क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसको, करंट के फ्लो को। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसको बेटा, करंट के फ्लो को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Okay, now we have to discuss the factors on which the resistance of conductor depends। मतलब हम लोगों को उन फैक्टर्स की बात करनी है जिन फैक्टर्स पे हमारे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कौन से फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो फैक्टर्स जिस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सॉरी। सबसे पहला क्या आता है, नेचर ऑफ मटेरियल। सबसे पहला क्या आता है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल।
तो अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो उसमें मैंने लिखा है सम मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड आर कॉल्ड कंडक्टर्स। बड़े सिंपल वे में लिखा है, एग्जांपल ले लिया सिल्वर, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही कम रुकावट प्रोवाइड करते हैं करंट को, तो वो मटेरियल हमारे जो है कंडक्टर्स होते हैं। और जो ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस प्रोवाइड करें या ज्यादा हिंड्रेंस दे, वो बेसिकली कहलाते हैं इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर्स का बेस्ट एग्जांपल हो गया वुड, प्लास्टिक, जो भी आप चाहो वैसे लिख सकते हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, लीस्ट हिंड्रेंस वाला कंडक्टर होगा, मोर हिंड्रेंस वाला या मैक्स हिंड्रेंस वाला इंसुलेटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इससे हमारे दो एस्पेक्ट क्लियर होते हैं, इससे हम लोग दो बातें एटलीस्ट कंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या है कि पहली बात ये रही और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रही। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाता हूं, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाता हूं तो उसके क्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब। अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाता हूं तो उसके क्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर मैं उस लेंथ को डिक्रीज करता हूं तो उसके क्रॉस रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, hence it means if we increases the length of the conductor the resistance of the conductor also increases and vice versa। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, दो तीसरा फैक्टर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये आपको क्लियर हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर लेंथ को घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं इस स्टार वाले पॉइंट को, इस स्टार वाले रिलेशन को और इस डबल स्टार वाले रिलेशन को देखूं, इस स्टार वाले रिलेशन को और इस डबल स्टार वाले रिलेशन को देखूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये आ रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन को हटाएंगे और इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो हम देखो क्या लिखेंगे इसको, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। और ये जो रो है ये जो है आपका रेजिस्टिविटी को शो करती है, आप इसको रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, और आप इसको चाहो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इस इक्वेशन के हिसाब से ये कांस्टेंट है। अब मैं बात करता हूं कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होगी क्या, यूनिट ऑफ रो होगी क्या। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रो इज इक्वल्स टू R इधर आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर चले जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रो की यूनिट को निकाल रहा हूं, तो रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L हो जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोग ने अभी पढ़ी है, ओम होती है। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ता होना, मतलब पता चल सकता है। एरिया L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है तो मीटर, और ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहां पे ये यूनिट निकल कर आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है दैट इज बेसिकली ओम मीटर। इज इट क्लियर टू यू। तो एक बार जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो बातें मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आपको इस रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर कर देंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा और इंशाल्लाह ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कराने में। तो जिस मटेरियल ने ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करी थी, अपन ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करी थी, मतलब बहुत कम हिंड्रेंस प्रोवाइड करी थी, उसको हम लोग ने बोला कंडक्टर्स, और जिसने ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करी थी उसको हमने बोला इंसुलेटर्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ जो है और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, कि लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा।
उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने जब इस स्टार फॉर्मूले को, डबल स्टार फॉर्मूले को कंबाइन किया तो मेरे पास आया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगा और इक्वालिटी का साइन लगाऊंगा तो मेरे को एक यूज करना पड़ेगा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोगों को जानना है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है, लेंथ शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती है। इसको कल मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाऊंगा आपको। ठीक है, अभी सिर्फ आप दिमाग में रख सकते हो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। कैसे आती है, कहां से आती है, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। ठीक है, अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो या दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि शेड्यूल थोड़ा ज्यादा बिजी चल रहा था, बट अब गैप नहीं होगा इंशाल्लाह, कंटिन्यूअस वीडियो आएंगी। लग जाओ, जम जाओ, पढ़ जाओ। ठीक है, बोर्ड्स अच्छा कर जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।